क्या ये लोकतंत्र की जीत है? क्या ये तानाशाही का अंत है? जी नहीं। जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की जीत हो गई है, स्टूडेंट्स का जो आंदोलन था उसकी जीत हुई है, बांग्लादेश में तानाशाही की हार हुई है, वो दरअसल आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि या तो वो जिहादी हैं या फिर वो पैसा लेकर ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र की जीत नहीं है, तानाशाही का अंत नहीं है, बल्कि वहां पर एक तालिबानी शासन की शुरुआत है। बांग्लादेश में तख्ता पलट के बाद एक एक करके वहां पर जिहादी हिंदू मंदिरों पर हमला कर रहे हैं और मंदिरों को जलाया जा रहा है, लूटा जा रहा है। करीब 200 साल पुराने काली मंदिर पर जिहादियों की भीड़ ने हमला किया और उस मंदिर को देखते ही देखते आग लगा दी गई। पूरे बांग्लादेश से इस तरह की खबरें आ रही हैं, हिंदू मंदिरों को निशाना बनाया जा रहा है और साथ साथ पूरे बांग्लादेश में जो 1.25 करोड़ हिंदू रहते हैं उन सब की अब जान पर बनाई है। इन 1.25 करोड़ हिंदुओं के ऊपर लगातार हमले किए जा रहे हैं। चुन चुन कर जहां जहां हिंदू रहते हैं उनके मकानों को चुन चुन कर निशाना बनाया जा रहा है। जिहादियों की भीड़ हिंदू मकानों पर, हिंदू जहां रहते हैं उनके घरों पर हमला कर रही है, उनके घरों में लूटपाट की जा रही है। वहां जो सोना चांदी है, गहने हैं, उनको लूटा जा रहा है। और सिर्फ सोना चांदी गहने नहीं, बल्कि वहां पर जो महिलाएं रहती हैं, बच्चियां रहती हैं, उनकी इज्जत आबरू लूटी जा रही है। इतना ही नहीं, जिहादी जो घर में जो बुजुर्ग लोग हैं, वृद्ध लोग हैं, उनको रस्सियों से बांधकर जला रहे हैं। मैंने खुद अभी सोशल मीडिया पर ऐसा एक विभत्स वीडियो देखा कि एक वृद्ध को रस्सियों से बांध करके बुरी तरह से मारने पीटने के बाद उसे जलाया जा रहा है। और जो जिहादियों की भीड़ खड़ी है, जिहादियों की भीड़ खड़े होकर मोबाइल पर वीडियो बना रही है और अल्लाह अकबर का नारा लगा रही है। क्या ये लोकतंत्र की जीत है? क्या ये तानाशाही का अंत है? जी नहीं। जो लोग आपको ये बता रहे हैं कि बांग्लादेश में लोकतंत्र की जीत हो गई है, स्टूडेंट्स का जो आंदोलन था उसकी जीत हुई है, बांग्लादेश में तानाशाही की हार हुई है, वो दरअसल आपको बेवकूफ बना रहे हैं, क्योंकि या तो वो जिहादी हैं या फिर वो पैसा लेकर ऐसा सब कुछ कर रहे हैं। क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है वो लोकतंत्र की जीत नहीं है, तानाशाही का अंत नहीं है, बल्कि वहां पर एक तालिबानी शासन की शुरुआत है। ऐसा मैं क्यों कह रहा हूं? क्योंकि बांग्लादेश में जो कुछ हुआ है उसके बाद आपने देखा वहां पर जो जिस तरह से हिंदुओं को, वहां माइनॉरिटीज को लगातार निशाना बनाया जा रहा है। क्या यह आंदोलन माइनॉरिटीज को निशाना बनाने के लिए था? स्टूडेंट्स का जो आंदोलन था क्या इसलिए था कि माइनॉरिटीज को निशाना बनाया जाएगा? स्टूडेंट्स का आंदोलन तो इसलिए था कि उनको चाहिए था कि आरक्षण जो है, आरक्षण को खत्म कर दिया जाए। आरक्षण को लेकर जो कुछ कानून आया है, जो कुछ आदेश कोर्ट का है, वो वापस ले लिया जाए। और आरक्षण का जो कानून था, जो आदेश था, वो वापस ले लिया गया। उसके बावजूद अगर हिंदुओं के घरों पर हमले हो रहे हैं, उसके बावजूद अगर मंदिर जलाए जा रहे हैं, तो क्या यह आंदोलन स्टूडेंट्स का था या फिर जिहादियों का था? बांग्लादेश से ऐसी कई तस्वीरें आई है, मैं आपको ऐसी तस्वीरें दिखा रहा हूं। बांग्लादेश से ऐसी कई तस्वीरें आई हैं जिसमें तालिबान का झंडा लहराया जा रहा है। तो तालिबान का झंडा अगर बांग्लादेश में लहराया जा रहा है तो क्या ये जो आंदोलन था, क्या ये स्टूडेंट्स का था? नहीं, ये जिहादियों का आंदोलन था। और बांग्लादेश में अब जिहादी, एक तरह से पूरे बांग्लादेश में जिहादियों का कब्जा हो गया है। हालांकि सेना प्रमुख ने इस तरह की कोशिश शुरू करी है। सेना की ओर से कुछ नंबर्स जारी किए गए हैं। यह कहा गया है कि कोई भी माइनॉरिटी अगर डिस्ट्रेस में, अगर किसी भी माइनॉरिटी पर हमला होता है तो कुछ नंबर्स जारी करके ये कहा गया है कि इन नंबरों पर कॉल कीजिए, सेना आपके बचाव के लिए आएगी। मुझे नहीं पता कि वो जो नंबर दिए गए हैं कितने लोगों ने फ़ोन किया और वास्तव में जिन्होंने फ़ोन किया उनके बचाव के लिए कोई पहुंचा है या नहीं पहुंचा है। लेकिन सोशल मीडिया पर ऐसे वीडियोस की भरमार है जहां हिंदुओं को जलाया जा रहा है, उनको मारा जा रहा है, उनके घरों पर हमला किया गया है। वो लोग चीख पुकार कर मदद की मांग कर रहे हैं, लेकिन मदद करने वाला कोई नहीं। बांग्लादेश में 1.25 करोड़ जो हिंदू बचे हैं, उनकी अब क्या जिंदगी होगी, वो जीवित बचेंगे या नहीं बचेंगे, कोई नहीं जानता। हालांकि आपको यह भी जानकारी होनी चाहिए, जिस वक्त बांग्लादेश बना था उस वक्त बांग्लादेश के अंदर करीब 20 से 25% हिंदू रहते थे, लेकिन आज उनकी गिनती घटकर सिर्फ लगभग 7% रह चुकी है। अब ये 7% हिंदू भी बांग्लादेश में बचेंगे या नहीं बचेंगे, आज ये सबसे बड़ा सवाल है। लेकिन आपने देखा
जो लोग सेकुलरवाद का ढिंढोरा पीटते हैं, जो लोग अपने आप को इंसानियत का देवता कहते हैं, जो लोग गजा में एक बम गिरने के बाद आंसू बहाते हैं, छाती पीटते हैं, उनमें से कोई भी क्या हिंदुओं के इस बदहाली पर क्या एक भी व्यक्ति बोल रहा है? क्या किसी भी व्यक्ति ने ट्वीट किया? प्रियंका गांधी वाड्रा, जिन्होंने गाजा के ऊपर एक लंबा चौड़ा ट्वीट किया था, उसे कहा था कि इंसानियत पर यह हमला है, उसे कहा था यह नरसंहार है। आज प्रियंका गांधी वाड्रा ने एक ट्वीट नहीं किया बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। राहुल गांधी एक शब्द नहीं बोले बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए। बांग्लादेश के हिंदुओं के लिए आज ये तमाम लोग जो गाजा के लिए आंसू बहा रहे थे, गाजा के लिए गीत गा रहे थे, जो फिलिस्तीन का झंडा लहरा रहे थे, उनमें से एक भी व्यक्ति आज हिंदुओं की इस बदहाली पर बोलने के लिए नहीं आया। जो लोग दलितों के और ओबीसी के मसीहा बनते हैं, आज वो भी पूरी तरह से खामोश हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि बांग्लादेश में जो भी हिंदू रहते हैं, उनमें से मैक्सिमम शायद 80% जो लोग हैं वो SC ST हैं। जी हाँ, SC ST हैं। कोई ये नहीं देख रहा कि उनकी जाति क्या है। कोई उनको मारने के लिए जब जिहादी आ रहे हैं तो उनसे उनकी जाति नहीं पूछ रहे, वो सिर्फ ये पूछ रहे हैं कि तुम हिंदू हो, और ये पूछ करके उनको मारा जा रहा है। उनको जो है ख़त्म करने की साजिश की जा रही है, उनको ख़त्म करने की कोशिश की जा रही है। लेकिन हिंदू इस बात को भारत के समझेंगे नहीं समझेंगे मैं नहीं जानता। कई लोगों के लिए जाति इंपॉर्टेंट होती है, लेकिन जब कोई जिहादी घर से निकलता है तो वो किसी हिंदू की जाति नहीं पूछता, वो बिना जाति पूछ करके उसकी हत्या करता है, सिर्फ इसलिए करता है क्योंकि वो हिंदू है। बांग्लादेश में इस वक्त यही हो रहा है, हिंदुओं को चुन चुन कर मारा जा रहा है। और कुछ वामपंथी अपने आप को बड़ा एग्रेसिव और बड़ा अपने आप को जो है फॉरवर्ड सोच का मानते हैं। लेकिन आपको मालूम है बांग्लादेश में क्या हो रहा है? वहां पर जो वामपंथी, जो लेफ्ट इस आंदोलन का समर्थन कर रहे थे, उनमें भी, उन लेफ्ट नेताओं में भी जो हिंदू हैं उनको मार दिया गया है। मुस्लिम्स को नहीं कुछ किया गया, मुस्लिम बचे हुए हैं, लेकिन जो हिंदू कम्युनिस्ट थे उनको मार दिया गया है। तो चुन चुन कर वहाँ पे माइनॉरिटीज़, वहाँ जो हिंदू हैं उनको मारा जा रहा है। लेकिन इंसानियत का ढिंढोरा पीटने वाले, ह्यूमन राइट्स की बात करने वाले और गाजा के लिए आंसू बहाने वाले आज खामोश हैं, क्योंकि हिंदुओं की ज़िंदगी किसी के लिए कोई मायने नहीं रखती। बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है उसे देख करके भारत का जो मोदी विरोधी गैंग है वो बहुत उत्साहित है, बहुत उल्लासित है। उन्हें लग रहा है कि बांग्लादेश में तानाशाही का अंत हो गया और बांग्लादेश में डेमोक्रेसी की स्थापना हो गई। उन्हें लग रहा है कि बांग्लादेश में स्टूडेंट्स का आंदोलन की जीत हो गई और देर सवेर एक दिन भारत में भी ऐसा हो जाएगा। वो इस उम्मीद में बल्लियों उछल रहे हैं, इस उम्मीद में वो तालियां बजा रहे हैं। उनको लग रहा है कि जो कुछ बांग्लादेश में आज हुआ है, देर सवेर वो भारत में भी संभव है। हालांकि मैं आपको ये भी बता दूं कि बांग्लादेश में आज जो हुआ है वो भारत में करने की कोशिश बहुत पहले होती रही है। ये शाहीन बाग क्या था? शाहीन बाग में जो आंदोलन हुआ था वो क्या था? वो पूरा आंदोलन था, वो आंदोलन की आड़ में नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने का एक षड्यंत्र था। जो किसान आंदोलन हुआ वो क्या था? किसान आंदोलन भी भारत में नरेंद्र मोदी, चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उखाड़ फेंकने का, सत्ता से उखाड़ फेंकने का एक षड्यंत्र था। इस तरह के कई आंदोलन भारत में करने की कोशिश की गई है। भारत में कभी युवाओं के नाम पर, कभी किसानों के नाम पर, कभी शाहीन बाग के नाम पर भारत में चुने हुए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को सत्ता से उखाड़ फेंकने की साजिशें हुई हैं। लेकिन ये तो नरेंद्र मोदी, अमित शाह कह सकते हैं कि उन्होंने जिस तरह से इन सब को हैंडल किया और जिस तरह से भारत की जनता ने जिस तरह से अभी तक नरेंद्र मोदी में भरोसा कायम रखा है और भारत की जनता जिस भरोसे के साथ नरेंद्र मोदी को वोट दे रही है, उसके कारण भारत सुरक्षित है। वरना ये जो जिहादी हैं और ये जो मोदी विरोधी गैंग है, और मोदी विरोधी गैंग नहीं है बल्कि ये भारत विरोधी गैंग है, ये तो भारत में भी इसी तरह से जिहाद करने की पूरी साजिश रच रहा है। ये लोग भारत में भी यही चाहते हैं कि भारत भी एक दिन बांग्लादेश बन जाए। इन लोगों की साजिश पूरी तरह से यही है। लेकिन इन लोगों से पूछना चाहिए, अगर बांग्लादेश में ये डेमोक्रेसी की जीत है तो फिर बांग्लादेश के जो राष्ट्रपिता हैं उनकी प्रतिमा को क्यों तोड़ा गया? अगर बांग्लादेश में ये डेमोक्रेसी की जीत है तो वहां तालिबान के झंडे क्यों लहराए जा रहे हैं? अगर भारत में, उनके हिसाब से अगर भारत में ऐसा होता है तो क्या भारत में राष्ट्रपिता, जिनको आप कहते हैं राष्ट्रपिता, क्या भारत में महात्मा गांधी की प्रतिमाओं को तोड़ा जाएगा और इसको तोड़ने का आप जश्न मनाएंगे? क्या भारत के संसद में आग लगाई जाएगी, इसको लेकर आप जश्न मनाए जाएंगे? क्योंकि बांग्लादेश में जो जिहादी हैं, जो आंदोलनकारी हैं, उन्होंने अपने जीत का जश्न मनाने के लिए बांग्लादेश की संसद भवन में भी जाकर आग लगा दी। तो आखिर ये कौन से डेमोक्रेसी की जीत है जहां पर महिलाओं के
अंडरगारमेंट लूटे जा रहे हैं, जहां पे एक एक चीज लूटी जा रही है, प्रधानमंत्री निवास की एक एक चीज लूटी जा रही है, जहां पर हिंदुओं के ऊपर हमले हो रहे हैं, जहां संसद में आग लगाई जा रही है, राष्ट्रपिता जिसको आप कहते हैं उसकी मूर्तियां तोड़ रहे हैं। ये कौन सी डेमोक्रेसी की जीत है? ये डेमोक्रेसी की जीत नहीं है, ये जिहाद है। और मैं आपको एक बात आज कहना चाहता हूं, आप जानते हैं बांग्लादेश में जो कुछ हो रहा है, ये वही बांग्लादेश है जो एक समय में भारत का हिस्सा था। जी हाँ, 1947 से पहले ये बांग्लादेश भारत का हिस्सा था। 1947 से पहले पाकिस्तान भारत का हिस्सा था। ये भारत था, ग्रेटर भारत था। और आज जिस जगह पे भारत था, जिस जगह पे भारत पूरी तरह से था, आज वहां पर कहीं पाकिस्तान, कहीं बांग्लादेश, कहीं अफगानिस्तान बन गया है। और वो सब के सब जो है मुस्लिम राष्ट्र बन गए हैं। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू जातियों में बटा रहा। जानते हैं ऐसा क्यों? क्योंकि हिंदू अपने स्वार्थ से नहीं हट पाया। जानते हैं ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि हिंदू जो है वो हिंदुओं में ही गद्दार किस्म के लोग हैं जो किले का दरवाजा अंदर से खोलते हैं। मैं हमेशा इस बात को कहता हूं, भारत एक शक्तिशाली राष्ट्र था। भारत के जितने राजा थे जो विदेशी आक्रमणकारी आए, वो विदेशी आक्रमणकारियों के सामने कभी नहीं हारे। लेकिन भारत में जो किले का दरवाजा था वो अंदर से खुला, कोई ना कोई गद्दार था। और आज भी भारत जो है, भारत में ये जो आप देख रहे हैं, भारत के टुकड़े टुकड़े, कहीं पाकिस्तान, कहीं अफगानिस्तान और कहीं आप बांग्लादेश देख रहे हैं, जो इस्लामी मुल्क बन चुके हैं। वो इसलिए बन गए इस्लामी मुल्क क्योंकि कोई ना कोई गद्दार हिंदुओं में था। और इन सब जगह पर हिंदू क्योंकि माइनॉरिटी में हो गए, जहां जहां हिंदू माइनॉरिटी में हो गए, वहां वहां एक इस्लामी मुल्क खड़ा हो गया। सवाल यह है कि भारत आखिर कब तक इस सब से सुरक्षित रहेगा, ये सोचने की बात है। भारत में भी हम कश्मीर देख चुके हैं। कश्मीर में हिंदू वहाँ पर माइनॉरिटी में हुए और उसके बाद वहाँ पर क्या कुछ हुआ आपने देखा। वहाँ पर आईएसआई के, वहाँ पर तालिबान के और वहाँ आईसिस के झंडे लहराए गए। वहाँ वो भारत से बिल्कुल हिस्सा काट दिया गया था। क्यों? क्योंकि वहाँ से हिंदू जो हैं पूरी तरह से पलायन कर गए थे। जिस जिस जगह से हिंदू माइनॉरिटी में आते हैं, जिस जिस जगह हिंदू माइनॉरिटी में आते हैं, वहाँ जिहादी आते हैं, वहाँ अपनी हुकूमत चलाते हैं, वहाँ शरिया आता है, वहाँ इस्लामी देश आता है, इस्लामी मुल्क आता है। और ये भी आपको याद दिला दूँ, भारत को भी 2047 तक कुछ जिहादियों ने भारत को भी इस्लामी मुल्क बनाने की साजिश रची है। भारत को भी इस्लामी मुल्क बनाने की षड्यंत्र रचा है और भारत को भी इस्लामी मुल्क बनाने के लिए वो लोग काम कर रहे हैं। सवाल ये है कि हम हिंदू आखिर कब जगेंगे, कब सावधान होंगे, कब सतर्क होंगे। बांग्लादेश में ये जो कुछ हुआ और जो कुछ हो रहा है, उसमें हम भारतीयों के लिए, हम हिंदुओं के लिए बहुत सारे सबक छिपे हुए हैं। लेकिन सवाल ये है कि क्या हम हिंदू, क्या हम भारतीय ये सबक सीखने के लिए तैयार हैं? सबसे बड़ा सवाल यही है। और उसके साथ साथ सवाल ये भी है, हमारे भीतर, हमारे समाज के अंदर जो गद्दार छिपे हैं, क्या हम इन गद्दारों को पहचान रहे हैं? ये आज की सबसे बड़ी ज़रूरत है। क्योंकि अगर आज भी नहीं संभले, अगर आज भी नहीं सीखे, तो बहुत देर हो जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।